हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कुलदीप शर्मा आपके साथ केस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो प्यारे बच्चों, आज है केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 और आज हम करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दोबारा से ले लेते हैं, जो मैंने कल इंट्रोडक्शन कराया था वही। तो सबसे पहले मैंने कल कराया था डेफिनेशन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है? तो केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड की स्टडी करते हैं कि स्पीड कितनी ज्यादा है, कितनी कम है, स्पीड कितने टाइम में, कितनी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, या रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगी। मतलब ये सारी चीज, या उस स्पीड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या है कि टेम्परेचर कितना इफेक्ट डालेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ा दें हम 10 डिग्री सेल्सियस तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। रेट ऑफ रिएक्शन का मीनिंग है स्पीड ऑफ रिएक्शन। वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी कहीं कहीं पे आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो और मैकेनिज्म क्या है, मतलब रिएक्शन हो कैसे रही है, कौन कौन से प्रोसेस है इस रिएक्शन के होने में, वो सब मैकेनिज्म। सो केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्पीड फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द मैकेनिज्म। उसके बाद मैंने बताया था स्पीड के बेस पर रिएक्शन कितने टाइप के, 3 टाइप की होती है, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। तो ना ही हम वेरी फास्ट रिएक्शन का रेट को मेजर कर सकते, ना ही हम वेरी स्लो के रेट को मेजर कर सकते। हम इसमें कंसीडर करेंगे ओनली मॉडरेट रिएक्शंस। दोज रिएक्शन व्हिच नाइदर वेरी फास्ट नॉर वेरी स्लो आर कॉल्ड मॉडरेट रिएक्शंस एंड दीज अकर्स इन सेकंड्स, मिनट्स और आवर्स। एंड वेरी स्लो रिएक्शन अकर्स इन ईयर्स, सो वी कैन नॉट डिटरमाइन द रेट ऑफ दीज टाइप्स ऑफ रिएक्शन, क्योंकि सालों तक थोड़ी ना वेट करेंगे हम किसी भी रिएक्शन के होने का। होती रहो, हमें क्या मतलब है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि 1 साल तक एक रिएक्शन की रेट की स्टडी करेंगे। वेरी फास्ट रिएक्शन इतने कम टाइम में हो जाती है कि हमें उसको ऑब्जर्वेशन करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो आयनिक रिएक्शन को भी छोड़ दो और कोवेलेंट रिएक्शन वो जो बहुत ही कम टाइम में हो रही हो उनको भी छोड़ दो। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस वो जो सेकेंड्स, मिनट्स और आवर्स में कंप्लीट हो रही हो, मॉडरेट रिएक्शन को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है? तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम मेजर करते हैं जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को मेजर करते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही रिएक्शन के रेट को मेजर करते हैं हम। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टडी को आप कैसे मेजर करते हो? तो ऑब्जेक्ट की स्टडी स्पीड को आप मेजर करते हो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम से। तो ऐसे ही यहाँ पर कंसंट्रेशन चेंज अपॉन टाइम, तो ये आ जाएगा आपके रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम। तो इसकी यूनिट हो जाएगी चेंज इन कंसंट्रेशन डेल्टा एक्स, चेंज इन टाइम डेल्टा टी, और यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर पर टाइम। ठीक है, और टाइम सेकंड में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, आवर में भी हो सकता है, मंथ में भी हो सकता है, ईयर में भी, जिसमें भी हो उसका इनवर्स आ जाएगा। तो भाई देखो, जैसे ये है, अब ये रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है। तो जैसे ये रिएक्टेंट्स है, वो प्रोडक्ट्स है, तो रिएक्टेंट के साथ ऑलवेज हम नेगेटिव साइन का यूज करेंगे बिकॉज इट रिप्रेजेंट द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, और प्रोडक्ट के साथ हमेशा पॉजिटिव का यूज करेंगे बिकॉज इट रिप्रेजेंट द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको उससे डिवाइड कर देना, उसकी कंसंट्रेशन या रेट से, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के रेट से। अगर रेट को अगर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दूंगा तो पूरे रिएक्शन का रेट निकल के आ जाएगा। अब देखो, जैसे ये रिएक्शन है, इसमें हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन का चेंज दे रखा है 5 मोल पर लीटर पर सेकंड। रेट ऑफ रिएक्शन निकालो तो रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा -1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन चेंज इन टाइम, वो गिवन है 5, तो -5/3 रेट ऑफ रिएक्शन। चलो इसका बताओ, जैसे ये है, अब मुझे बताओ रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन आप कैलकुलेट कर सकते हो -1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन चेंज इन टाइम। ये तो हो गया अमोनिया के टर्म्स में। ऑक्सीजन के टर्म्स में कैसा आ जाएगा? -1/5 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन अपॉन चेंज इन टाइम इक्वल्स टू +1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO अपॉन चेंज इन टाइम इक्वल्स टू +1/6 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2O अपॉन चेंज इन टाइम। एक बात और बताऊं मैं आपको, यहां पर ये जो टर्म्स हैं ये हैं रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अगर गिवन होगा ना, तो इससे आप आराम से निकाल सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ
डिसअपियरेंस ऑफ NH3, तो अगर NH3 का रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आपको निकालना हो तो बस वो ये आ जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन चेंज इन टाइम। तो अगर इसकी वैल्यू आपको गिवन है तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हो, और इसकी वैल्यू गिवन हो तो आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हो। सपोज करो इस रिएक्शन में गिवन है चेंज इन, या रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है, रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है, तो रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है 5 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो रेट ऑफ किसी का भी निकाल लो, डिसअपियरेंस और अपीयरेंस, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3 निकाल दो, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ऑक्सीजन निकाल दो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO निकाल दो। फोर्थ क्वेश्चन रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2 निकाल दो। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन जो है, सबको ही रिलेट करनी है आपको। तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू, ये रहा यार ऊपर वाला ही, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू -1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन चेंज इन टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है 5 इज इक्वल्स टू -1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, इसी को तो बोलते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपियरेंस। तो ये आ जाएगा भाई हमारा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा -20। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस इज इक्वल्स टू -20। माइनस में यूज नहीं करते कंसंट्रेशन चेंज को किसी भी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की, तो मोड में निकालते हैं इस वैल्यू को, तो आप लिख सकते हो 20 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। बाकी माइनस भी लगा दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो कि अब दूसरे का निकालना है, फिर इसको यूज कर लो, तीसरे को निकालना है, फिर इस वाली टर्म्स को यूज कर लो, फोर्थ का निकालना इसको यूज कर लो। तो अगर मुझे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ऑक्सीजन निकालना हो तो ये आ जाएगा 5/5 अगर मुझे निकालना हो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO तो ये आ जाएगा 4/5, ठीक है, 4/5, ठीक है। अगर मुझे उसका निकालना हो 6/5 कर लेना। अब आ जाओ बेटा उसके बाद, हाँ तो यहां मैंने रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपियरेंस ही बता रखा है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपियरेंस क्या होगा, बहुत सिंपल है, उस सब्सटेंस की चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, सिंपल। और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन 1/a से डिवाइड कर देना रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपियरेंस को, वो पूरी रिएक्शन का रेट निकल के आ जाएगा। इस पूरी रिएक्शन का रेट मैं इस पर्टिकुलर सब्सटेंस की चेंज इन कंसंट्रेशन से भी निकाल सकता हूं, और इसकी क्या हो गया ये, और इसके खुद के कंसंट्रेशन में चेंज से भी मैं रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपियरेंस कैलकुलेट कर सकता हूं। तो रेट ऑफ रिएक्शन ए के टर्म्स में तो देखो वो हो जाएगा, बी के टर्म्स में वो हो जाएगा, सी के टर्म्स में हो जाएगा +1/c डेल सी अपॉन डेल टी, डी के टर्म्स में हो जाएगा +1/d डेल डी अपॉन डेल डी। लेकिन रेट ऑफ अपीयरेंस ये जो ए बी सी डी है ये हटा देना, अपीयरेंस और डिसअपियरेंस आ जाएगा, सिंपल सी बात है, मैंने करा भी रखे हैं, कल क्वेश्चन कराए थे इसके। ये रहा NH3 का। तो रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है 10 मोल्स पर लीटर, तो आपको पर सेकंड, तो आपको निकालना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 के लिए पहले रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन बना लो, तीनों को लिख लिया करो, इसको भी इसको भी इसको भी, तीनों को लिख लिया करो। मैंने यहाँ एक लिख दी क्योंकि मुझे पता है H2 पूछा हुआ है, लेकिन 2-3 क्वेश्चन पूछ सकता है वो। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू -1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन चेंज इन टाइम, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो 10 गिवन है तो ये आ जाएगा -3 × 10 30। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, तो इंस्टेंट ऑफ टाइम में कंसंट्रेशन में जो चेंज आएगा उसे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन वेरी स्मॉल टाइम, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ बनते हैं दो, एक तो बनता है विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट और एक बनता है विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट्स। तो चलो मैं दोनों बनाता हूं। नंबर 1 विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, चलो भाई देखो y एक्सिस क्या लॉन्ग है, y एक्सिस क्या लॉन्ग है, कंसंट्रेशन ऑफ, पहले रिएक्टेंट ले लो रिएक्टेंट, और x एक्सिस क्या लॉन्ग है टाइम,
वाई एक्सिस के यहाँ अलोंग है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और यहाँ है टाइम। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ध्यान रखना, अगर कोई सब्सटेंस है मतलब रिएक्टेंट है और उससे बन रहा है प्रोडक्ट, तो स्टार्टिंग में जब T इक्वल्स टू 0 होगा तो इसकी तो कंसंट्रेशन होगी 0 और इसकी जितनी भी कंसंट्रेशन है सपोज करो 100 है, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा T इक्वल्स टू 1 सेकेंड तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी 1 और इसकी कंसंट्रेशन कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, 99 बचेगी। फिर 2 सेकेंड पे, मान लो अगले 2 सेकेंड में या 10 सेकेंड बाद आफ्टर टाइम T तो इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी 5 तो इसकी बचेगी 95। याद रखना टाइम और कंसंट्रेशन एक सक्सेसिव ऑर्डर में नहीं होते, कभी भी लॉग के फॉर्म में होते हैं। तो आपको इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहा कि ये यहाँ पर 1 सेकंड में 1 कन्वर्ट हो रही थी लेकिन अगले 9 सेकंड में ये 4 ही कन्वर्ट हुई है, वो कम ही कन्वर्ट होगी, टाइम ज्यादा होगा आगे आगे, क्योंकि जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती है तो टाइम कंज्यूम ज्यादा होता है, रिएक्शन में कंसंट्रेशन कम चेंज होती है। तो अब याद रखना तुम कि जब हम चलते हैं, रिएक्शन चलती है तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है और इसकी कंसंट्रेशन कम होती है, याद रखना। तो अब मैं यहां से लूंगा अगर मैं रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी। तो कम होगी तो मान लो 100 से स्टार्ट करा आपने, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ाओगे वैसे वैसे कंसंट्रेशन भी कम होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो ये जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ बनेगा किसका, ये ग्राफ बनेगा रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। तो प्रोडक्ट की तो बढ़ रही है, अगर यहां से कहीं से स्टार्ट की मैंने, ठीक है, रिएक्शन, तो यहां पर कंसंट्रेशन तो स्टार्टिंग में 0 थी, तो धीरे 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 कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, एक टाइम पे आके ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का ग्राफ है। अब क्या होता है, इन्हीं के बेस पर रिएक्शन का रेट पूछने के लिए दे देता है कि रेट कैलकुलेट करो भाई रिएक्शन का। कोई ज्यादा डिफिकल्ट तो क्वेश्चन आता नहीं है, बहुत सिंपल सा आता है, 1 नंबर का क्वेश्चन कि रेट बताओ, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन ये आएगा, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करो आप। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करोगे, गिवन ये है 135 डिग्री, ठीक है, ये गिवन है, और ये चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हाँ कम हो रही है ना रिएक्टेंट, और ये कंसंट्रेशन में चेंज दे रखा है टाइम के साथ। तो याद रखना हम कैसे निकालेंगे, स्लोप निकालना है आपको। तो स्लोप इज इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन, सो स्लोप डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो स्लोप हम निकाल सकते हैं 2 तरीके से। तो स्लोप निकालोगे आप जब तो स्लोप निकालोगे आप इसका, या तो निकाल लो tan थीटा से, अगर थीटा वैल्यू गिवन हो, और अगर थीटा ना गिवन हो, उनके एक्सिस दे रखे हो, तो आप स्लोप कैसे निकालोगे, तो स्लोप निकालोगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मतलब आपको m कैलकुलेट करना है, सिंपल सी बात यह है। या अगर इक्वेशन दे रखी है तो y इक्वल्स टू mx प्लस c से कैलकुलेट कंपैरिजन कर लेना, जो m आएगा वो ही होगा रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो 3 तरीके हैं आपको किसी भी रिएक्शन का रेट कैलकुलेट करने के लिए। तो अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इसका आप रेट कैलकुलेट करोगे तो स्लोप क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन। तो मुझे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो आप ये भी लिख सकते हो, आप इसको ये भी लिख सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू स्लोप। रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज दिस स्लोप। तो स्लोप अगर थीटा गिवन हो तो क्या आ जाएगा, tan ऑफ थीटा, टेंजेंट कहां पर स्पर्श कर रही है, कहां पर टच कर रही है, tan ऑफ 135, और थीटा है एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट से लेना है एंगल, कभी उठा के यहां से ले लो, ले हो गया क्वेश्चन। तो tan 90 प्लस 45, तो tan 90 प्लस थीटा माइनस कोट थीटा माइनस 1, तो रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। और ये सेकंड में था और ये मोल पर लीटर में थी कंसंट्रेशन, तो ये आ जाएगी मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, चलो हल्का सा। ये सेकंड में है,
ये मोल पर लीटर में है। अब इस बार ये वाला एंगल दे दिया, ठीक है 45, चलो 45 दे दिया वाला एंगल। तो अब बताओ रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू व्हाट? रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द स्लोप, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द स्लोप। तो स्लोप क्या हो जाएगा tan थीटा, और थीटा क्या लिखोगे आप 45। मेरे प्यारे बच्चों 45 मत रखना, ये होगा यहां से यहां तक का थीटा। तो पूरा 180 डिग्री है, 45 है, तो ये बचेगा तुम्हारा थीटा आ जाएगा 180 माइनस 45 135। तो ये आ जाएगा tan 135। तो tan 135 90 प्लस 45 वही कर दो, माइनस कोट थीटा माइनस कोट 45 माइनस 1 पर मोल पर लीटर पर सेकेंड। यूनिट जरूर लिखनी है, नंबर कटता है इस पे, यूनिट नहीं लिखने पे। एक क्वेश्चन और कर लेते चलो। ये है भाई 45, ठीक है, ये है 45 डिग्री। तो कैलकुलेट करो इसका रेट ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही तो दे रखा है एंगल, तो क्या होगा भाई आंसर इसका? तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू स्लोप, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू स्लोप। स्लोप क्या होता है tan थीटा, और थीटा कितना है 45, tan 45 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये टाइम है और ये है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की बढ़ रही है, ठीक है। तो भाई ऐसे क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स वाला ले लेते हैं। चलो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, सपोज करो ये रिएक्शन है। जब रिएक्शन स्टार्ट हुई थी, बिल्कुल ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मोल पर लीटर और इसकी है टाइम की मिनट, ठीक है। तो जब रिएक्शन बिल्कुल स्टार्ट हुई थी, स्टार्टिंग में जब टाइम 0 से 2 मिनट तक चला, तो इसकी कंसंट्रेशन है 10। फिर आगे 2 मिनट के बाद, मतलब आफ्टर 4 मिनट, अब इसके कंसंट्रेशन रह गए 6। अब बताओ रेट ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन। अरे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इनमें, ये हलवा क्वेश्चन है। इनमें बच्चे डरते हैं, बस पता नहीं क्यों डरते हैं, मुझे तो आज तक समझ में आया नहीं है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू स्लोप। स्लोप क्या आता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1, तो y एक्सिस पे कौन है, चेंज इन कंसंट्रेशन। 10 से 6 बची, तो 10 से 6 बची तो चेंज कितना आ जाएगा 4 का, ठीक है। और 2 से 4 हुई कंसंट्रेशन, कितना है चेंज 2 का, 2 मोल्स पर लीटर पर मिनट, आंसर, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर मोस्ट इंपोर्टेंट। तो एज द कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, अब कंसंट्रेशन भी किसकी, ये भी बात लिखनी भूल गया मैं इसमें। तो कंसंट्रेशन तो प्रोडक्ट की भी होती है, तो क्या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा? नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, concentration of reactants. So as the concentration of reactants increases, rate of reaction increases. अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ाओगे, रिएक्शन का रेट भी बढ़ेगा, लेकिन अगर कंसंट्रेशन को कम करोगे, रिएक्शन का रेट कम हो जाएगा। और जब रिएक्शन बढ़नी आगे की तरफ चलनी स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग में टाइम कम होता है जब, तो रिएक्शन पहले फास्ट चलती है, लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्ट बनने स्टार्ट होता है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होने लगती है, तो रिएक्शन का रेट भी कम हो जाता है। तो आफ्टर सम टाइम द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। आफ्टर some time rate of reaction decreases due to decrease in
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, दूसरा टेम्परेचर। तो जनरली ये फर्स्ट पॉइंट था भाई, सेकंड का आंसर यहां लिख रहा हूं मैं। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस rate of reaction also increases due to increase in kinetic energy of molecules। और याद रखना, as temperature increased by 10 degree Celsius, rate of reaction becomes doubled, almost becomes doubled। लगभग हर रिएक्शन में ये पैटर्न फॉलो होता है ज्यादातर में, कि जैसे रेट ऑफ रिएक्शन आप टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। जैसे मान लो टेम्परेचर पहले था 20 डिग्री सेल्सियस और रेट ऑफ रिएक्शन था 5 मोल्स पर लीटर पर सेकंड, तो रेट ऑफ रिएक्शन वो टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओ तो ये हो जाएगा डबल। लेकिन एग्जैक्ट नहीं हो सकता, ये तो एक डाटा है, नियरली होता है, लेकिन कम ज्यादा हो सकता है। कभी एग्जैक्ट सोच रहे हो, एग्जैक्ट नहीं। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो नंबर 3, कैटलिस्ट increase the rate of reaction because they decrease activation energy। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है, वो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है जो जरूरी है रिएक्शन के होने के लिए। ओह, पेन टूट गया भाई, पेन टूट गया। तो अब मुझे ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी तो रिएक्शन होगी नहीं, तो ये क्या काम करते हैं, कैटलिस्ट रिएक्शन की एनर्जी को कम, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। जैसे मान लो किसी रिएक्शन के होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए इतनी, ये एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इतनी, तो कैटलिस्ट डालने के बाद एक्टिवेशन एनर्जी इतनी कर देंगे, ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देंगे। तो कैटलिस्ट जब एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देंगे तो रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो ये जो गैप आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देते हैं, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है कैटलिस्ट। नंबर 4, सरफेस एरिया। As the surface area increases, rate of reaction increases। अब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, ड्यू टू इंक्रीज इन फ्री वैलेंसीज या एक्टिवेशन साइट्स, एक्टिवेटिंग साइट या फ्री वैलेंसीज लिख दो। तो जितना ज्यादा आप सरफेस बढ़ाओगे उतनी ज्यादा रिएक्शन का रेट भी बढ़ेगा। इसलिए फाइनली पाउडर्ड जो कैटलिस्ट होते हैं वो ज्यादा रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं। नोट करके लिख लो इसी में ही, फाइनली पाउडर्ड सब्सटेंसेस react faster। अब मेरे पास कोई सब्सटेंस है, जैसे मान लो एक पेन है, और इस पेन को मैं किसी एज ए कैटलिस्ट डाल रहा हूं, या इस पेन की मैं किसी से रिएक्शन करा रहा हूं, तो ये पेन स्लो रिएक्शन करेगा। लेकिन अगर मैं इसके बारीक बारीक पाउडर बना दूं, इसके पार्टिकल्स कर दूं, छोटे छोटे पीसेस कर दूं और फिर इसकी रिएक्शन करूं, रिएक्शन फास्ट होगी। क्योंकि जितने ज्यादा स्मॉल पीसेस होंगे सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा होगा। सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है स्मॉल पीसेस करने से, न्यू सरफेस जनरेट हो जाता है। जैसे जैसे स्मॉल पार्टिकल करते चले जाओगे न्यू सरफेस जनरेट हो जाएगा। तो प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो कुछ रिएक्शंस लाइट में फास्ट हो जाती है। नंबर 5, presence of light। So some chemical reactions reacts faster
क्लोरीन वाले। सम केमिकल रिएक्शन रिएक्ट्स फास्टर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और व्हेन एक्सपोजर विद इन लाइट, सो लाइट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। सो नेक्स्ट स्टेबिलिटी एंड फिजिकल स्टेट। तो स्टेबिलिटी तो आपको पता ही है भाई, मान लो मेरे पास सब्सटेंस है ए एंड बी, अगर इनकी स्टेबिलिटी कम है, लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल, तो ये रिएक्ट फास्ट करेंगे। मतलब लेस स्टेबल मींस हाई रिएक्टिविटी, हाई रिएक्टिविटी, और ज्यादा रिएक्टिविटी होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। लेस स्टेबिलिटी, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। मोर स्टेबिलिटी, किसकी स्टेबिलिटी? रिएक्टेंट की। लेस स्टेबिलिटी, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, और किसकी स्टेबिलिटी? रिएक्टेंट्स की। और मोर स्टेबिलिटी, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस। ज्यादा स्टेबल होगा तो फिर रिएक्शन क्यों करेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, किसकी? रिएक्टेंट्स की। और इसके अपोजिट, अगर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है, अगर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो रिएक्शन फास्ट होगी, अगर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कम है तो रिएक्शन स्लो होगी। एंड लास्ट, फिजिकल स्टेट। तो इट इज ऑब्जर्व दैट गैस फेज रिएक्टेंट्स रिएक्ट फास्टर देन लिक्विड एंड देन सॉलिड्स। तो सबसे फास्ट होते हैं गैस पार्टिकल्स, क्योंकि इनमें रैंडमनेस ज़्यादा होती है, मॉलिक्यूल्स में कोलिजन बहुत ज़्यादा होता है। सॉलिड वाले तो पड़े रहते हैं आराम से चुपचाप, उन्हें नहीं करनी रिएक्शन। लिक्विड वाले भी करते हैं फास्ट, लेकिन एज कंपेयर टू गैस स्लो करते हैं। तो गैस की जो रिएक्शन होगी वो फास्टर होगी एज कंपेयर टू लिक्विड और सॉलिड। चलो भाई, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो ये जो लॉ दिया था, ये दिया था गुल्डबर्ग एंड वोगे, गुल्डबर्ग एंड वोगे। बेचारों ने बहुत मेहनत की थी और इन्होंने बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे चेंज करता है, और तो उन्होंने बता दिया। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन इज directly proportional to the product of concentration of reactants raised to the power of stoichiometric coefficient। तो उन्होंने कहा, सपोज करो ए मोल्स ऑफ ए रिएक्ट कर रहे हैं बी मोल्स ऑफ बी के साथ, सी मोल्स ऑफ सी बन रहा है और डी मोल्स ऑफ डी बन रहा है, तो कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिपेंड करेगी? तो उसने बताया भाई कंसंट्रेशन पे इस तरीके से करेगी कि जो इस रिएक्शन का रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए की कंसंट्रेशन के और बी की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के, और स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनकी पावर में होंगे। तो इसने कहा भाई रेट ऑफ रिएक्शन वो होगा इक्वल टू के ए बी। ये गलत है वैसे, मतलब सही भी है लेकिन 100% करेक्ट नहीं है, इसमें थोड़ा सा ड्रॉबैक है, वो मैं आगे बताऊंगा जब ठीक कराऊंगा इसे। मैं वहां पर कराऊंगा रेट लो एक्सप्रेशन में बता दूंगा कि हमेशा पावर में ये ए नहीं आएगा और हमेशा पावर में बी नहीं आएगा। हो सकता है आ भी जाए, लेकिन जो इसने रिएक्शन एक्सपेरिमेंट में की थी उनमें आ रहा था, तो जरूरी नहीं है कि सब में आए। तो ये बात प्रूव एक्सपेरिमेंटली कि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट पावर में आ जाएगा, लेकिन सब में नहीं आएगा, तो ये एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन ये लॉ ऑफ मास एक्शन है, तो इसे भाई आप लर्न कर लेना, समझ लेना। वेयर के इज रेट कांस्टेंट, के इज रेट कांस्टेंट, इसकी डेफिनेशन आती है एग्जाम में रेट कांस्टेंट की। तो लो ये आ गई डेफिनेशन। सो व्हाट इज रेट कांस्टेंट? सो रेट कांस्टेंट इज defined as the rate of reaction when the concentration of reactants or products is taken as
रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स नहीं, ये गड़बड़ हो गई। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स टेकन एज, प्रोडक्ट तो होते ही नहीं इसमें, 1 मोल पर लीटर या यूनिटी। तो अभी मैंने एक रिएक्शन ली थी, A मोल्स ऑफ A रिएक्ट्स विद B मोल्स ऑफ B, C मोल्स ऑफ C एंड D मोल्स ऑफ B। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन की जगह बस रेट लिखूंगा आगे, और इसके बाद में सिर्फ R लिखूंगा। अभी सिर्फ रेट लिख रहा हूँ, आगे स्मॉल r लिखूंगा। तो रेट इज इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर A कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू द पावर B। अगर A की कंसंट्रेशन भी मैंने 1 मोल ले ली और B की कंसंट्रेशन भी इसमें 1 मोल पर लीटर ले ली, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू 1 रेज टू द पावर एनीथिंग इज इक्वल टू 1, 1 रेज टू द पावर एनीथिंग इज इक्वल टू 1। तो रेट इज इक्वल्स टू K। तो रेट कांस्टेंट K इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी। कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी। तो भैया ये हो गई रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन। अब रेट कांस्टेंट की यूनिट हर इक्वेशन की अलग अलग होती है, वो डिपेंड करता है इनकी कंसंट्रेशन की पावर पर। जितनी कंसंट्रेशन की पावर होगी वो रेट कांस्टेंट की यूनिट को चेंज कर देगा। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हमेशा सेम रहती है। रेट ऑफ रिएक्शन होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, हमेशा ऑलवेज सेम। रेट कांस्टेंट की डिफरेंट हो जाएगी। आप कहोगे यहाँ पर रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल है, लेकिन ये जब भी तो है ना जब कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर हो, हमेशा नहीं होगी, ठीक है, जीरो ऑर्डर में होगी बस। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो वैल्यू ऑफ K इंक्रीजेस एज द वैल्यू ऑफ K इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। तो रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे रिएक्शन में K की वैल्यू बढ़ेगी रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है। स्मॉलर द वैल्यू ऑफ K, तो रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू भी होगी कम, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स स्मॉलर। डिफरेंट रिएक्शन हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ K। अलग अलग रिएक्शन, जैसे मैंने एक रिएक्शन लिखी H2 प्लस Cl2 2HCl, इसके रेट कांस्टेंट की वैल्यू अलग होगी। और मैं एक रिएक्शन लिखता हूं H2 प्लस O2 H2O, इसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू अलग होगी। हर रिएक्शन की अलग होती है, लेकिन एक पर्टिकुलर रिएक्शन की वैल्यू फिक्स होती है हमेशा। जैसे इसकी जो वैल्यू होगी वो किसी भी कंसंट्रेशन में हमेशा वो फिक्स रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन इट इज इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तीनों पॉइंट मैंने लिखवा दिए। और एक बात और लिख लो इसमें, इट्स यूनिट डिफर या इट्स यूनिट चेंज्ड एज द पावर ऑफ कंसंट्रेशन चेंज्ड। अगर कंसंट्रेशन की पावर चेंज होगी तो इसकी यूनिट भी चेंज हो जाएगी रेट कांस्टेंट की, ठीक है। लेकिन एक रिएक्शन के लिए फिक्स होती है भाई, ध्यान रखना। तो रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में डिफरेंस क्या है, तो रेट ऑफ रिएक्शन तो है स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड स्पीड ऑफ रिएक्शन विद विच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, वो स्पीड जिससे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हो। रेट कांस्टेंट क्या है, तो रेट कांस्टेंट इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, रेट लॉ एक्सप्रेशन, इसे हम रेट लॉ एक्सप्रेशन बोलते हैं। आगे भी बताऊंगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन नहीं है वैसे, ये गुल्डबर्ग एंड वोगे प्रिंसिपल है, लॉ ऑफ मास एक्शन है, इस ऐसा ही है कुछ मैं बता दूंगा लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है। अच्छा ये आगे है बिल्कुल जस्ट इसके। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट ऑफ इंक्रीज बढ़ेगा। लेकिन रेट कांस्टेंट की वैल्यू कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, कंसंट्रेशन कितनी बढ़ा लेना रेट ऑफ रिएक्शन सेम रहता है। इट्स यूनिट इज ऑलवेज मोल पर लीटर पर सेकंड, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट सेम रहती है, लेकिन रेट कांस्टेंट की यूनिट चेंज हो जाएगी अगर कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। वैल्यू सेम रहेगी, वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कंसंट्रेशन की पावर चेंज हो जाएगी तो इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, यूनिट भी चेंज हो जाएगी रेट कांस्टेंट की। तो लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट लॉ एक्सप्रेशन या रेट लॉ इक्वेशन, इसका नाम है रेट लॉ इक्वेशन। इसे मैं कल कराऊंगा टोटल। इसके बाद आ जाएगा मोलिकुलरिटी, ऑर्डर,
डिफरेंस बिटवीन मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, हाफ लाइफ, रेट कांस्टेंट फॉर गैस फेज, स्लोप्स। तो टोटल 20, 21, 22 टॉपिक्स हैं। 2 लेक्चर हो चुके हैं, 2 लेक्चर ही और आएंगे बस, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे, 2 या 3 बस, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे, चैप्टर आपका हो जाएगा फिनिश। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।